हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारी डेली 10 एमसीक्यू सीरीज में। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और हर बार की तरह यही मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आज के सेशन से भी जो अपने वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे और नेक्स्ट टाइम जब उसके ऊपर चाहे फाइनल एग्जाम में या किसी सेशन या किसी टेस्ट सीरीज में सवाल पूछे जाएंगे तो आप उसको गलत नहीं करोगे। तो इससे पहले आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो अलग अलग इनिशिएटिव्स पंजाब सक्सेस मंत्रा के द्वारा आप लोगों के लिए शुरू किए गए हैं। चाहे वो पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए मेंस करंट अफेयर्स की बात की जाए या पीसीएस और उसके साथ साथ जो पीपीएससी के द्वारा बाकी पेपर शुरू या बाकी बाकी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके लिए जो है वो 10 एमसीक्यू सीरीज की बात की जाए, डेली करंट अफेयर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात की जाए, जो हमारे ग्रुप बी ग्रुप सी सर्विसेज रहती हैं पंजाब के अंदर उनकी बात की जाए तो उनके लिए अलग अलग टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव जो हैं वो पंजाब सक्सेस मंत्रा के द्वारा आप सब लोगों के लिए शुरू किए गए हैं और होपफुली आप सब लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इन अलग अलग एग्जाम्स की आपको इनका बेनिफिट जरूर हो रहा होगा। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, दैट इज इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं तो आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्स्ट है इंपीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी हाउस में जब प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट किया जा सकता है। सेकंड है द रेजोल्यूशन फॉर इंपीचमेंट मस्ट बी साइंड बाय नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। क्लियर, जब भी रिमूवल की प्रोसेस शुरू होगी तो उसके लिए 1/3 लोगों की जरूरत होगी। तीसरा है द रेजोल्यूशन फॉर इंपीचमेंट मस्ट बी मूव्ड आफ्टर 14 डेज नोटिस इन राइटिंग। और चौथा है द रेजोल्यूशन फॉर इंपीचमेंट मस्ट बी पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यानी कि जितनी टोटल स्ट्रेंथ होगी हाउस का उसका 2/3 से ज्यादा अगर उस रेजोल्यूशन को पास करेगा जिसमें कहा गया है कि हमने प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तभी जाके जो वो प्रेसिडेंट रिमूव या प्रेसिडेंट इंपीच होगा। तो चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या है, आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरी करेक्ट है, 14 दिन का टाइम दिया जाता है, प्रेसिडेंट अपने आप को डिफेंड कर सकता है। चौथी स्टेटमेंट जो वो भी बिल्कुल सही है। जो तीसरी सेकंड स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है क्योंकि 1/3 लोगों की नहीं, यहां पे 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर प्रेसिडेंट के लिए रेजोल्यूशन को पास करना है तो उससे पहले एक नोटिस साइन करके देना पड़ता है। तो जो नोटिस साइन किया जाता है वो 1/4 मेंबरशिप होती है या 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होती है, ना कि 1/3। तो यही कारण है जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्राम सभा। पहला है इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द एडल्ट मेंबर्स इन द पंचायत एरिया। एक पंचायत एरिया के अंदर जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के होंगे, वोटर्स होंगे, वो ग्राम सभा का हिस्सा माना जाएंगे। दूसरा, ग्राम सभा डिसॉल्व्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तीसरा है द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो ब्लॉक लेवल होता है, जिला परिषद लेवल होता है, उसका जिक्र किया गया है कि उसके जो चेयरपर्सन है दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस द इलेक्टेड मेंबर्स। क्लियर, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। चौथा है द 73rd अमेंडमेंट 1992 एडेड ए न्यू पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल्ड एज द पंचायत। क्लियर, तो चार ऑप्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो है वो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। बेसिकली जो क्वेश्चन का डिमांड है वो तो क्या पूछ रहा है आपसे, इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका बनेगा, मतलब जो स्टेटमेंट गलत है वो स्टेटमेंट आपकी बी है। बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यही कारण है आंसर जो अब आपका बी है। क्योंकि देखो जी, जो ग्राम सभा होता है ना, जो ग्राम सभा है, क्लियर, वो आपकी परमानेंट बॉडी होती है, वो 5 साल में डिसॉल्व नहीं होती। वो ग्राम पंचायत होती है जो 5 साल में डिसॉल्व होती है, वो ब्लॉक पंचायत होती है, ब्लॉक समितिज होती है, या जिला परिषद होती है जो 5 साल में जो है वो डिसॉल्व होती है। जो ग्राम सभा है वो हमेशा रहती है, या जो ग्राम सभा है यही ग्राम पंचायत को हर 5 साल के बाद इलेक्ट करके भेजेगी। तो यही कारण है जो दूसरी स्टेटमेंट थी यानी कि बी स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट है और आपका इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा। क्लियर, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि जो सी स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है, देखिए हम लोगों को पता है कि 3 तरह से 3 टियर स्ट्रक्चर बनता है हमारा पंचायत का ना। एक ग्राम लेवल पे बनता है, ब्लॉक लेवल पे बनता है और जिला लेवल पे बनता है। जिला लेवल पे जिला परिषद आ जाती है, ब्लॉक लेवल पे आपके जो बीडीसी मेंबर्स उधर आते हैं, ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, और ग्राम लेवल जो है वहां पे आपके सरपंच वगैरह आ जाते हैं। क्लियर, अब जो ग्राम लेवल है वहां पे जो चेयरमैन बनेगा उसको तो आप सरपंच कहते हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट।
पर जो ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पे चेयरपर्सन बनेगा ये हमेशा आपका जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही रहेगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हम लोगों को आर्टिकल 253 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यही कारण है कि बी ब्लॉक और जिला परिषद जो इंटरमीडिएट एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के चेयरमैन की बात की गई है तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, जो कि थर्ड पॉइंट के रूप में हम लोगों को देखने को मिल रही है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है एज पर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया commenced on 26 January 1950 the same person can be the governor of 2 or more states। क्लियर? दूसरी स्टेटमेंट है द गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। तो दो स्टेटमेंट्स आप लोगों से पूछी गई है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है और उसका आंसर जो है वो लिखना है। क्लियर? तो चार ऑप्शन में से जल्दी से बताइए शाबाश कौन सा आंसर जो है वो आप लोगों का सही है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ना वो गलत है। नो डाउट गवर्नर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा का आज बन सकता है, पर ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस हुआ था तब क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स ही हुआ करती थी, क्लियर, तब ये यूनियन टेरिटरीज वाला कंसेप्ट नहीं था। तो ये वाला जो प्रोविजन ऐड हुआ है जहां पे गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का एक गवर्नर हो सकता है या एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, वो बेसिकली 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के बाद ऐड किया गया। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला प्रोविजन नहीं था, यही कारण है पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या है, गलत है। और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। एज पर द आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर और उसी के बोलने पे आगे जो है वो बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो करेक्ट की अगर बात की जाए तो ओनली 2 स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पहली स्टेटमेंट है इट इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि इसके लिए कोई एक्ट पास नहीं हुआ है। दूसरा है द ट्रिब्यूनल इज मैंडेटेड टू मेक एंड एंडेवर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील्स फाइनली विद इन 6 months ऑफ द फाइलिंग, 6 महीने के अंदर अंदर जब उनको डिसीजन लेना होता है। और चौथा है जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनजीटी। क्लियर? तो जल्दी से जो है इसका आंसर बताइए। क्लियर? इसका जो सही आंसर आपका है वो है बी। जो पहली स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है क्योंकि जो एनजीटी है इसके लिए पार्लियामेंट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 पास किया है, यही कारण है पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या है, गलत है। जो दूसरी स्टेटमेंट है वो सही है। तीसरी स्टेटमेंट ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। जो लोकेश्वर सिंह पंत हुआ करते थे, इन्हीं को जो है वो एनजीटी का पहला चेयरमैन 2010 में नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। क्लियर? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। तो यहां पे 5 अलग अलग आपको आइटम्स या सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। क्लियर? तो यहां से जो है वो आपने अपना आंसर जो है वो उसको लोकेट करना है। तो देखिए होपफुली आप लोगों को आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए इनके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको आइडिया नहीं रहता है कि कैसे जो है वो इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? या इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा और इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वो आएगा ए, यानी कि 2 और 3। तो देखिए जो पब्लिक ऑर्डर है ये आपका स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है सारी की सारी। जो बैंकिंग और रेलवेज है ये आपका यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। जो एग्रीकल्चर है ये भी आपका स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। और जो फॉरेस्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। फॉरेस्ट पहले स्टेट लिस्ट का हिस्सा हुआ करता था, पर 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद जो फॉरेस्ट है वो स्टेट लिस्ट से कहां चला गया, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया। उस जमाने में 4 और सब्जेक्ट अलोंग विद फॉरेस्ट स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किए गए थे, जिनमें एजुकेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, which of the following grant is given in advance by the parliament to enable the government to carry on until the voting of demand for grants and then the passing of the appropriation bill and finance bill। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 115, 116, 275, 282 अलग अलग तरह की ग्रांट्स के प्रोविजन है। पर ये ग्रांट जो है वो स्पेसिफिकली थोड़ा बजटरी प्रोविजन और पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में बात कर रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, लेकिन बजट को अप्रूव करने में कभी कभी मई तक का जो है वो समय लग जाता है। तो सवाल यहाँ पे आता है कि जो हम पढ़ते रहते हैं अपनी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट है, वो एक पैसा नहीं खर्च कर सकती है। तो फिर भी जो सरकार जो है उन 2 महीनों में, यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, तो उसमें खर्चा कैसे करती है। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जब एक प्रोविजन दिया गया है, एक ग्रांट दी गई है
क्लियर, उस ग्रांट के आधार या वो ग्रांट जो है उन स्पेसिफिक टाइम के लिए जब तक अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल या आपका आसान भाषा में जो बजट है वो पास नहीं होता है, तो वही आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी ग्रांट है। क्लियर, तो 4 ऑप्शन जो है वो आप सब लोगों के सामने है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वोट ऑन अकाउंट। नॉर्मली क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट मिल जाता है 2 महीनों के लिए, जैसे मान लो अप्रैल और मई के लिए वोट ऑन अकाउंट मिल गया, तो मान लो 100 रुपया जो है वो पार्लियामेंट ने मांगा है, तो उसका 1/6 जो है वो उन 2 महीनों के लिए दे दिया जाएगा, जब तक एग्जैक्टली एक्चुअली जो है वो बजट पास नहीं हो जाता है। जो वोट ऑफ क्रेडिट है वो तो हमेशा ही रहता है एग्जीक्यूटिव के पास। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जब एक बिल्कुल ब्लैंक चेक जो है वो एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है टू मीट द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, तो उसको वोट ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। और जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दी जाती है बेसिकली, मान लो आपको 100 रुपया दिया था, आपने एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर दिया, तो उसके लिए जो है वो आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव करवानी पड़ेगी पार्लियामेंट से। इंटरिम बजट नॉर्मली तब पेश होता है, इंटरिम बजट नॉर्मल प्रॉपर बजट की तरह ही होता है, यानी कि जब तक ये पास नहीं होगा तब तक इसको यूज नहीं किया जाएगा। इंटरिम बजट तब यूज किया जाता है जब इलेक्शंस वगैरह आने होते हैं, जैसे मान लो इस साल अगर जुलाई में इलेक्शंस है, तो सरकार क्या करती है, पूरे साल का बजट नहीं पेश करती है, सिर्फ इंटरिम बजट जो है उसी को ही पेश किया जाता है। तो आपका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंगली वो बनेगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। एज पर आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन द लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स पास रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू इनेक्ट लॉज ऑन ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट, देन, तो जैसे आपको पता ही होना चाहिए कि वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेट करता है, यूनियन लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है, कॉन्करेंट के ऊपर दोनों करते हैं। क्लियर, बट कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जैसे आर्टिकल 249, 250, 252, जिनके आधार के ऊपर जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लेजिस्लेट कर सकती है। तो ये जो स्पेसिफिक कंडीशन है ये आर्टिकल 252 की है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट करें, स्टेट या 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट से कि आप हमारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ पास करो, तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, वो पूछा गया है। तो पहला है, ए लॉ सो इनेक्टेड अप्लाइज टू ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स ने कहा कि इस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ पास कर दो, क्लियर, तो वो पूरे देश में अप्लाई हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट ये कहती है। दूसरी कहती है कि अगर जो लॉ पास होगा, इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिपील्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर जो उसको ना अमेंड कर सकती है ना उसको रिपील कर सकती है। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या रहेगी, सही रहेगी। क्लियर, तो जल्दी से आंसर बताइए, शाबाश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि जिस स्टेट ने, मान लो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, तीनों ने रिक्वेस्ट किया कि उनकी स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट किया जाए, तो सिर्फ इन्हीं तीनों स्टेट्स में जो है वो स्पेसिफिक एक्ट एप्लीकेबल होगा, बाकी स्टेट्स में नहीं होगा, क्योंकि बाकी स्टेट्स ने तो नहीं कहा था उसकी एप्लीकेशन के लिए। तो यही कारण है, इसका जो आंसर है वो क्या है, आपका बी है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ये सेंटर स्टेट रिलेशन में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने थे। शायद आंसर दिख भी गया, नहीं दिखा है तो कोशिश करिए, अगर आंसर दिख गया तो इनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब कब का है ना, कि कौन से साल से हम लोग इनको ट्रेस करते हैं। फर्स्ट एआरसी की बात है, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन है, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है, राजमन्नार कमेटी है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा 1966 अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन पंजाब की ऑटोनॉमी की बात करता है। 1973 सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम पास किया गया। 1977 तमिलनाडु के द्वारा सेंटर स्टेट रिलेशन में एक कमेटी बनी थी, राजमन्नार कमेटी, 1969। तो आपका जो आंसर बनेगा 1, 4, 2, 3, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपसे जो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया था, यानी कि जो इसका ओरिजिन है, कब ये एस्टेब्लिश हुई, कब ये बनी, तो वो आप लोगों ने जो है इसको बताना था। तो 8th का आंसर जो वो आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि मनी बिल ये है या नहीं है, पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा है, द स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल इज मेंशन अंडर आर्टिकल 1110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मनी बिल से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोसीजर्स हैं उनको आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है। तो जल्दी से बताइए कि आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट जो वो गलत है। क्लियर, नॉट करेक्ट आपने यहां पे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट के पास अधिकार नहीं होता, वो किसके पास अधिकार होता है, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर दिस स्पेसिफिक बिल इज मनी बिल और नॉट। और दूसरा जो वो इसलिए गलत है, यहां पे कुछ लोगों ने इसलिए सही किया होगा क्योंकि जो आर्टिकल 1110 है ना, ये डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है, ना कि स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। जो स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल है वो आर्टिकल 109 है।
क्लियर, तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है और आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, सी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। तो ग्रांट्स जैसे मैंने जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले, अलग अलग आर्टिकल्स में मेंशन की गई हैं। तो इसका जो आंसर है वो जल्दी से बताइए, शाबाश, इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो है बी, दैट इज 275 आर्टिकल में स्टैट्यूटरी ग्रांट्स है, 282 में जो है वो आप लोगों की डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का जिक्र किया गया है। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो जिस तरह का आजकल रीसेंट ट्रेंड हम लोगों को पीपीएससी के द्वारा स्पेसिफिकली एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिनमें पंजाब सिविल सर्विसेज सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम है, उनमें देखने को मिल रहा है। तो एग्जाम देखिए अभी तक कोई डेट वगैरह तो नहीं आई है, बट चांसेस हैं कि जो पेपर है वो आपका कभी भी आ सकता है। तो यही कारण है, आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, क्लियर, अपनी जो कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, आगे बढ़िए। तो इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।